झारखंड में चुनाव के लिए अब कहीं न कहीं हाथ और मुंह की दूरी रह गई है। पहले चरण के मतदान में बमुश्किल 3 दिनों का समय रहा है, लेकिन बीते 4 महीनों से लगातार अपने अपने तरीके से बीजेपी के लोग प्रयासरत हैं। बाबूलाल जी शुरुआती दौर से एक मुद्दों को स्थापित करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, खास करके रोहिंग्या का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, विकास का मुद्दा। आज जब काफी कुछ सफर तय करने के बाद हालात क्या हैं, बाबूलाल जी हमारे साथ खुद हैं। बाबूलाल जी, पिछली बार आपसे जब बात हुई, आपके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोग चुनाव बीजेपी का देख रहे हैं, पूरा कैंपेनिंग देख रहे हैं। आज जब चुनाव एकदम सामने है, क्या स्थितियों में परिवर्तन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ आप? देखिए, अभी मैं कह सकता हूं कि झारखंड के तमाम हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही है, तो मैं खुद भी घूम रहा हूं, तब झारखंड की जनता ने बिल्कुल मन बना परिवर्तन, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार से 5 वर्ष अपने आप को लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं। यानी लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति ने 5 साल तक हम लोगों को ठगा और साथ में लूटा, और इस कारण से जनता अब परिवर्तन चाहती है। और मुझे लगता है 13 और 20 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रथम चरण की मतदान 13 तारीख को है और द्वितीय चरण की मतदान 20 तारीख को। 13 तारीख को तो लेकर के, जैसा शुरुआत में भी मैंने कहा, हाथ और मुंह की दूरी है। बहुत हद तक माहौल बदला है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार ये कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, बाहरी लोग जो है एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, तो जनता क्या ये सब चीजों पर भरोसा करती हुई दिख रही है? देखिए, पहली बात तो बाहरी लोग नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो हमारे केंद्र के लीडर आएंगे ही चुनाव प्रचार। कांग्रेस पार्टी के भी लोग आ रहे हैं। अब हेमंत सोरेन बेचारे क्षेत्रीय पार्टी है तो उनका यही है, उनके भी तो लोग घूम रहे हैं, हमारे भी लोग घूम रहे हैं। और जहां तक मुद्दा का सवाल है, तो कोई आए नहीं थे उस समय से मैंने ये मुद्दा को उठाया। बल्कि मैं कहूंगा कि बाहर से जो हमारे नेता आए, उन्होंने इस बात को समझा कि हाँ, यहाँ वास्तव में ये स्थिति समस्या की है। अब याद करिए, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा कि वे किस प्रकार से झारखंड में संताल पर डेमोग्राफी का, किस प्रकार से ट्राइबल जो आदिवासियों की पॉपुलेशन की कमी आई और उसका दुष्प्रभाव तुरंत उन्हीं के ऊपर पड़े। ये मैंने बार बार कहा, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी उन बातों को सबों ने, केंद्र के नेताओं ने उसको स्वीकारा, चूंकि वो हम कोई अपने ओर से नहीं बोल रहे थे। जो स्टैटिक्स है, सेंसस की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने कहा, और मैं सबों से कहता हूं, आप उस दस्तावेज को देख लीजिए ना। 1951 में क्या थी आबादी, 2011 में क्या आबादी रही, 21 का तो सेंसस हुआ ही नहीं कोरोना काल से कारण। तो जो बातें हम बोल रहे थे वो सच है। करप्शन की इशू भी आप देख लीजिए। जब साहेबगंज में नाव की दुर्घटना हुई, उससे 1 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जी। यहाँ इलीगल खदान चल रहा है, इलीगल ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है गंगा के रास्ते, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है, जहाज। अब इसको जांच कराइए, तो हेमंत सोरेन ने जांच नहीं कराया, अब हुआ वही जो मैंने कहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई चुनाव में मैं बोल रहा हूं, चुनाव के पहले मैंने कहा था। दारू के बारे में भी मैंने पत्र हेमंत सोरेन को लिखा था उस समय, देखो ये गड़बड़ हो रहा है, टेंडर हुआ, टेंडर रद्द हुआ, उस समय हमने पत्र लिखा, अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए ये सारे टेंडर को रद्द किया गया। और बाद में जब फिर से टेंडर हुआ तो फिर वही कंपनी को दिया गया जिसको मैंने पत्र लिखा था, जो मेरे पास जानकारी थी।
जी बिल्कुल, मुझे भी याद आता है सर कि आप लगातार चुनाव से बहुत पहले, लोकसभा चुनाव में भी मैंने आपसे बातचीत की थी, आपने वो आंकड़ा 44% से आबादी कम होकर के आदिवासियों की 25, 26, 27 कुछ था, 28% था, तो हाँ, संथाल परगना में ये मुद्दा आज कहीं ना कहीं सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं भी जब इलाकों में घूम रहा हूँ तो ये इस मुद्दे को लेकर के, अभी मैं हटिया विधानसभा में बात कर रहा था, एक कार्यक्रम कर रहा था, तो वहां भी ये मुद्दा सामने है। नहीं, स्वाभाविक है। जो वास्तविक हमने कहा कि मैंने तो अपनी ओर से कोई मुद्दा बनाया नहीं, जो बिल्कुल साफ दिखता है, एस्थेटिक्स है, उसको तो हमारा बदल नहीं सकते। आज ये मुद्दा कितना प्रभावी लग रहा है चुनाव को लेकर के? क्योंकि मुद्दा तो आपने उठा दिया, लेकिन इसको मानेगी जनता तो वोट करेगी बीजेपी को, ये कितना दिख रहा है? देखिए, मैं बार बार कहा करता हूँ, कोई एक मुद्दा काम नहीं करता, कई मुद्दा होता है, कई प्रकार के लोग होते हैं। किसी को करप्शन के अगेंस्ट में वोट करेंगे, कोई डेमोग्राफी बदलाव को लेकर के करेंगे, कोई विकास को लेकर के करेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हैं तो उसमें से कुल मिला जुला करके एक मुद्दा बनता है, तय होता है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि चुनाव में सत्ता से जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को बेदखल करेंगे? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इन्होंने 5 साल तक कुछ काम किया नहीं, यानी कुछ भी ऐसा काम नहीं जो जनता को दिखा सके कि हमने ये काम किया, तो ये उनके लिए बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, जो नौजवानों के साथ जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, जितने भी नौजवान थे, जितने भी जेपीसी, जेसीसी, जितना भी एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, जिस किसी भी एजेंसी से इन्होंने करवाए, उन लोगों ने नौकरी को बेचने का यहाँ तक काम किया। लड़के सड़क पर विरोध करते तो नौजवान उस कार्य से काफी आक्रोशित है। आज भी लड़के लोग आंदोलन कर, आज भी लोग घूम रहे हैं, तो वही सरकार को बदल। उसके बाद सबों को इन व्यक्ति ने ठगा, महिलाओं को भी ठगा, बूढ़े बुजुर्गों को भी ठगा, किसी को छोड़ा नहीं, नौजवानों को भी ठगा और झारखंड को भी ठगा। बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, ये सब ने देखा, जमीन हो, सब ने लूटा। तो लोग आज इनसे पूरी तरह से एक प्रकार से अनवाइड हो चुके हैं। हाँ, उनको वही वोट मिलने जा रहा है जो एकदम बीजेपी के अगेंस्ट में, जो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर सकता है, ऐसे कुछ वर्ग है। हाँ बाबूलाल जी, एक बात जब सब जगह पर हो रही है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये जो सीजीएल का मुद्दा हुआ या जो परीक्षाएं, उनके प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा हुआ, इस मुद्दे को शुरुआती दौर से आपने उसी तरह से उठाया जैसे आपने आदिवासियों की संख्या में कमी का मुद्दा उठाया था। आज वो मुद्दा भी कहीं न कहीं जमीन पर दिखाई दे रहा है। आपकी सरकार आए, उसके बाद वो लोग क्या भरोसा करें? क्योंकि चुनावी भरोसे से बाहर, देखिए, बाहर के लोग आते हैं, तमाम बातें बोलते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग, आप क्या आश्वासन दे सकते हैं उन बेरोजगार लड़कों को, उन बेरोजगार युवाओं को? देखिए, पहली बात तो जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जैसे अभी सीजीएल की जो चर्चा की, तो हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि भाई उसको तो रद्द भी कर दिया जाएगा और उसके मामले को जांच भी कराएगा, जो भी दोषी होंगे उसको दंड भी दिया जाएगा, क्योंकि छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उन लोगों को माफ करने लायक नहीं। तो इसलिए उसमें कहीं कोई संशय नहीं होनी चाहिए किसी को भी, और नौजवानों से भी कहेंगे कि मन में संशय नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम वो जो हुआ है गड़बड़ी, वो रद्द भी होगा और कार्रवाई भी, दोनों। और साथ ही हमने नौजवानों के लिए कहा है कि भाई इस बार आपको सरकार बनते ही कैलेंडर प्रकाशित की जाएगी, जितनी भी प्रकार की जो वैकेंसियां हैं, कब उसकी वैकेंसी निकलेगी, कब परीक्षा होना है, कब रिजल्ट आना है और कब लोगों को नियुक्ति करना है, जैसे यूपीएससी में होता है। और हमने एक कदम और बातें को हमने कहा है कि भाई जो लड़का सफल होंगे उसकी कॉपी को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मैंने कोई भी व्यक्ति आजकल नेट में लोग देख सकता है, कुछ शुल्क जमा करे, अपना देख ले।
लोग, ताकि लोगों के अंदर में कंफ्यूजन नहीं हो। हम नहीं चाहेंगे कि झारखंड के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, माड़ भात खा करके बच्चे मेहनत करते हैं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ, कोई यहाँ वहाँ जा करके, गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को ट्यूशन कराता है, बाहर में जाके कोचिंग कराता है, बाहर में रह करके पढ़ाई करता है, और उनके भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होता है तभी बड़ी दर्द होता है मन में। हमने कहा कि इस दर्द को मैं दूर कर दूंगा। कहीं न कहीं इस दर्द को, चूंकि मैं भी यहीं का हूं और यहाँ पर शुरुआती दौर से मैं देखता रहा हूं, जिस समय सबसे पहले राज्य का गठन हुआ, आप पहले मुख्यमंत्री बने, बहुत कुछ करने की आपकी इच्छा थी। मुझे याद है कि लोग उस समय कहते थे कि झारखंड से बिहार आओ तो पता चल जाता है कि आप बिहार आ गए हैं सड़कों को देख के। बहुत कुछ आप नहीं कर पाए, परिस्थितियां ऐसी बनी। क्या आपके पास, आपके मन में क्या है कि मौका जनता देगी और आप उन चीजों को पूरा करेंगे? देखिए, मैंने काफी, अभी भी मैंने आपको बताया ना कि ये जो बच्चों के भविष्य को मैं देखता हूँ कैसे बर्बाद हो रहा है, एक तो इसको सुरक्षित करना, और उसके लिए भी जो मैंने सामान्य तौर पर मापदंड बताया। और मैं उस समय भी याद कराता हूँ कि जब मैट्रिक का एग्जाम होता था तो हमने उस समय कहा था जो 10 टॉपर है उस बच्चों की कॉपी को डिस्प्ले कर दिया जाए ताकि लोग जान सकें कि आखिर ये टॉपर हुए हैं तो सचमुच में ये टॉपर के लायक है कि नहीं है। अगर किसी को कोई संदेह हो तो उसको देख सकता है। और हमने उस समय शुरू करवाया था। आज नहीं पता है मुझे होता क्या है, नहीं पता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कल्पना है कि भाई हमें करना क्या है, और उसी प्रकार से डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट के बारे में लोगों से कहता हूं कि रोजगार के अवसर तो तभी सृजित होंगे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे और कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। सीधा सीधा फंडा है, कोई उसमें से लग लपेट नहीं। ऐसे अच्छी सड़क का होना, यानी परिवहन की सुविधा ठीक ठाक हो। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड देखते होंगे ट्रेनों का भी काफी विस्तार हो रहा है, हवाई अड्डा का भी विस्तार हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि यह विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है साबित हो। जो लोगों को दूर दराज से आने जाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है तो कहीं से भी वो लोग आ जा सकेंगे आराम से। तो विकास का यही यार, कानून व्यवस्था ठीक हो, भयमुक्त होकर के लोग जी सके, काम कर सके, इतना ही तो करना है। ये सारे काम हो जाएंगे तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो ये वनवासी और जल जंगल जमीन को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, कल भी आरोप लगाए हैं, इस आरोप के बाबत आपका क्या कहना है? क्योंकि वनांचल आंदोलन के आप मुख्य एक तरह से कहा जाए तो मुख्य पुरोधा टाइप के रहे हैं झारखंड में। देखिए, राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए झारखंड वासियों से। यहाँ के आदिवासियों को, झारखंडियों को जितनी उजाड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने आज तक नहीं किया। 55-60 साल तक उन्होंने राज किया था इस झारखंड प्रदेश में, पूरा देश में। और उसी के कालखंड में बड़े बड़े डैम भी बने, कल कारखाना खुले, लेकिन क्या हुआ? यहाँ के लोगों का उजाड़ा गया। आज तक लोगों को न्याय नहीं मिला। आज भी अच्छी से जाइएगा तो आंदोलन करते हुए लोग मिलेंगे, हमारी जमीन चली गई साहब, आपको नहीं। उसके लिए कौन जिम्मेवार? उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए राहुल गांधी, उनके पूरे खानदान जिम्मेवार है। अभी वो आदिवासी के रोना रोते हैं, इसलिए ये तो रोना है। वो तो कह रहे हैं कि मतलब आदिवासी, जल जंगल जमीन से आदिवासियों को आप लोग दूर करना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दूर किसने किया है? कहीं भी बताओ। 10 वर्षों से तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब तो तीसरा टर्म बने हैं। बताओ झारखंड में कहाँ इन्होंने उजाड़ा है किसी को? और मैं तो आज बता सकता हूँ कहाँ कहीं लोगों ने उजाड़ा है। हर कोई जानता है, जितना भी कोलियरी का इलाका है या बड़े बड़े डैम बने या कारखाना जहाँ भी खुले, तो वहाँ आज भी लोग भटक रहे हैं। आज भी उन लोगों को न्याय नहीं मिला। क्या किया इन्होंने? ये आदिवासियों का रोना रोते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो, बीजेपी ने तो आदिवासियों को सम्मान दिया। बीजेपी ने बनाई, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी अग्रिम पंक्ति में रह करके अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके पुरखे तो उन नेताओं को खरीद रहे थे, चाहे जयपाल सिंह हो या शिबू सोरेन हो, कोई दुनिया जानती है इस बात को। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, हम अलग राज्य बनाएंगे। 98-99 में सरकार बने और अलग राज्य बनाएंगे। तो ये होता है कमिटमेंट। आज द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति बनाए, आदिवासियों का सम्मान किए,
आज भी झारखंड के पड़ोस में 2-2 राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है। भाई आप क्या चाहते हैं? आदिवासियों के गांव तक सड़कें नहीं हुआ करता था, आदिवासियों के घरों में बिजली नहीं हुआ करता था। देश में बीजेपी की सरकार बनी, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, आज सड़क भी पहुंच रही है, बिजली भी पहुंच रहा है। क्या बात करेंगे राहुल गांधी? वो तो देखा ही नहीं यहाँ के लोगों की कष्ट को। एक बार आवे तो मैं उनको बता दूंगा कि क्या कष्ट होता है। साथ में मेरे साथ चले, हम घुमा के बता देंगे कैसे उस समय की स्थिति थी। दिल्ली शहर में रहते हैं तो उनको लगता है कि शायद वैसे ही पूरा देश है। सर, एक चुनाव को लेकर के अंतिम तौर पर जो वोट का समय अब नजदीक आ रहा है, एक अंतिम सवाल का जवाब आप बताइए। महिलाएं और बेरोजगार युवा, इन दोनों को क्या भरोसा आप दे सकते हैं कि वो लोग बीजेपी को वोट करने के लिए प्रेरित हों? क्या उनके मन में आप बोल सकते हैं, क्या उनको विश्वास दिला सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो रोजगार के लिए आपने कहा, और एक ने कहा कि उनको क्या भरोसा महिलाओं को दे सकते हैं। एक तो महिलाओं के लिए हम लोगों ने 2-3 योजनाएं बड़ा प्रमुखता से हम लोगों ने घोषणा किया है, संकल्प भी है। एक तो है कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में होगी कि मां बहनों के खाते में 2100 रुपया प्रत्येक महीना, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, और पर्व के अवसर पर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, और 21 लाख पक्के मकान 5 वर्षों में गरीबों को। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी लोगों को लाभ मिलेगी। यानी एक बार अपने पैरों पर खड़ा होने का एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। और उसके बाद युवाओं के लिए एक तो हमने कहा कि भाई लगभग 3 लाख सरकारी पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, तो 1 साल के अंदर में अर्थात 2025 के 15 नवंबर तक 1 लाख से अधिक की बहालियां तो हो जाएगी, और शेष बाकी समय में भी हो जाएगी। और 5 लाख नए रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में भी सृजित किया जाएगा। तो ये सामान्यतया जो तत्काल है, और बाकी जैसे मैंने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होते चला जाएगा, तो बाकी तो रोजगार के अवसर अपने आप फिर सृजित बनेंगे। तो बाबूलाल जी, जिस तरह से रोड मैप बीजेपी के पास है, और चूंकि बाबूलाल जी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कहीं न कहीं इनके मन में बहुत कुछ कर सकने की जो एक इच्छा थी, वो इच्छा परिस्थितिवश दब करके रह गई। तो अब एक नए रोड मैप के साथ इस चुनाव में ये उम्मीद कर रहे हैं, और ये इस चुनाव में बीजेपी और ये लोग जा रहे हैं। अब देखना है, वोटिंग का समय बहुत नजदीक आ गया है, जनता भी अपने मन को लगभग बना चुकी है। 13 तारीख और 20 तारीख दोनों का परिणाम 23 तारीख को हम सब मिलकर देखेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।